बिलाखिर लिफाफा चाक हुआ और उसमें से 100 रुपए के 10 नोट बरामद हुए। उनके साथ एक खत भी था, अंग्रेजी टाइप में मजमून था। मोहतरमा, हम आपके मशकूर हैं उस इत्तला के सिलसिले में जो आपने इमरान से मुतालिक हमें बहम पहुंचाई हैं। ये 1000 रुपए की हकीर रकम कबूल फरमाइए। इस किस्म की मजीद आमदनी के इम्कानात हर वक्त मौजूद रहेंगे। अगर आपने इस वक्त इमरान को उस फ्लैट में देखा हो तो इसी लिफाफे की पुश्त पर सिर्फ हाँ या नहीं लिखकर जहाँ भी आप गाड़ी से उतरे सड़क के किनारे पर डाल दें। शुक्रिया। राफिया ने खत और नोट उसी लिफाफे में रख दिए और निचला होंठ दांतों में दबाई बैठी रही। फिर विलानी की कोठी के फाटक ही पर टैक्सी रुकवाई थी, लेकिन खत की हिदायत पर अमल ना करते हुए लिफाफे को बगल में दबाए हुए कंपाउंड में दाखिल हो गई। ऑटो विलानी इस वक्त नशिस्त के कमरे में मौजूद था। राफिया ने कुछ कहे बगैर वो लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? विलानी ने मतहराना लहजे में पूछा। देखिए, राफिया की आवाज भर्राई हुई थी। विलानी ने लिफाफे को मेज पर उलट दिया और फिर खत पढ़ता रहा। उसकी भौहें तनती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस पर शिद्दत से गुस्सा आ रहा हो। देखते ही देखते उसने वो सारे नोट और खत रेजा रेजा कर दिए। जलील, वो कुर्राती हुई आवाज में बोला, हमें क्या समझते हैं? इस बेचारे को उन लोगों ने इस दर्जे खौफजदा कर दिया है कि उसे रुपोश हो जाना पड़ा। राफिया ने कहा। विलानी कुछ न बोला, उसके होंठ बीचे हुए थे। राफिया कहती रही, वो इस वक्त फ्लैट में मौजूद नहीं था। मेरे सामने ही नेग्रो ने फोन पर उसकी कॉल रिसीव की थी। नेग्रो ने उसे वहां मेरी मौजूदगी की इत्तला दी। मैंने नेग्रो से कहा कि मैं उससे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। बहरहाल मैंने उसे बता दिया है कि कुछ लोगों ने मुझसे उसके बारे में मालूमात हासिल करनी चाही थी। तुमने अच्छा किया, विलानी भर्राई हुई आवाज में बोला। आपने ये नोट क्यों फाड़ दिए? नापाक पैसा था, विलानी ने चिल्लाकर कहा। राफिया कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद विलानी बोला, तुम रोज से दरखास्त करो कि उन्हें सजा दे। इससे क्या होगा? तुम्हारी तौहीन किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक गलत काम के लिए उन्होंने तुम्हें पैसे का लालच दिलाने की कोशिश की थी। जलील कुत्ते कहीं के। फिर वो इसी तरह बड़बड़ाता रहा और राफिया लिबास तब्दील करने के कमरे में चली आई। कदीम मिस्री मम्मी की कद आदम तस्वीर पर नजर पड़ते ही उसने सोचा कि उसे सचमुच रूह से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो इमरान के दुश्मनों को सजा दे। अभी वो कोई फैसला नहीं कर सकी थी कि कमरे की फिजा सरगोशी से गूंज उठी। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? हाँ ए मुकद्दस रूह, बेख्तियार उसकी जुबान से निकला। इन बदबख्तों को सजा मिलनी चाहिए जो मुझे एक गलत काम पर आमादा करना चाहते हैं। सिर्फ 1 घंटा इंतजार कर लो, इसका जिम्मेदार जल्दी तुम्हारे कदमों पर होगा। राफिया ने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए, लेकिन अचानक छा जाने वाली खामोशी जैसे खुद उसकी आवाज पर भी हावी हो गई थी। वो कुछ भी ना बोल सकी। चंद लम्हे इसी तरह खड़ी रही, फिर मेज के सामने जा बैठी। खुतूत का अंबार उसका मुंतजिर था। कुछ देर बाद टाइपराइटर की आवाज कमरे में गूंजने लगी। काम में मसरूफ हो जाने के बाद राफिया को वक्त का एहसास नहीं रह जाता था। आज भी यही हुआ। टाइपराइटर की खटखट में उसका जहन डूबकर गर्दोपेश से बेखबर होता गया। फिर वो डोरबेल की तेज आवाज ही थी जिसने उसे इस महवियत से निकालकर झुंझुलाहट में मुब्तला कर दिया। कोई पैर दर पे घंटी बजाए जा रहा था। कौन हो सकता है? उसने सोचा। अभी तक जोसेफ के अलावा तो और कोई यहाँ आया नहीं था। बहरहाल कोई भी हो, झुंझुलाहट अपनी जगह पर थी। वो तौवन वो कराहन उठी और सदर दरवाजे तक आई, लेकिन ये कौन था? सूरत कुछ जानी पहचानी थी। हर चंद के इस वक्त बिगड़ कर रह गई थी, लेकिन बहरहाल पहचान ली गई। ये तो वही सफेद फार्म गैर मुल्की था जिसने इमरान के बारे में उससे पूछगुछ की थी। उसने दोनों हाथों से बायां पहलू दबा रखा था और चेहरे पर किसी अंदरूनी अजियत के आसार थे। प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर से मिलना चाहता हूँ। वो कराहा। प्रोफेसर मौजूद नहीं है, राफिया ने सर्द लहजे में कहा। मैं मर रहा हूँ। क्यों? तुम्हें क्या हुआ है? ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, मुझ पर रहम करो। राफिया ने बरामदे में पड़ी हुई आराम कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, बैठ जाओ। वो उसी तरह बाया पहलू दबाए हुए आराम कुर्सी में ढेर हो गया। गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ऐसा लगता था जैसे दम घुट रहा हो। तुम्हें क्या तकलीफ है? राफिया ने किसी कदर नरम लहजे में पूछा। मैं नहीं जानता, बयान नहीं कर सकता। मेरा दम घुट रहा है। ये भी नहीं जानता कि यहाँ क्यों आया हूँ। राफिया कुछ न बोली। वो रूह की सरगोशी के मुतालिक सोच रही थी। ये वही शख्स था जिसने उसे जबरदस्ती इमरान के बारे में मालूमात हासिल की थी। रूह ने कुछ देर कबल उसे बताया था
कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर उसके कदमों पर होगा। अब वो क्या करे, आखिर वो यहाँ क्यों आया है? प्रोफेसर से मुलाकात नहीं हो सकेगी, राफिया ने कुछ देर बाद कहा। तब फिर मुझे मर जाने दो। मेरा ख्याल था कि ऑटो विलानी मेरे लिए कुछ कर सकेगा, कम से कम यही बता सकेगा कि मैं अचानक किस मर्ज में मुब्तला हो गया हूँ। वो क्या बता सकेंगे? तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ। पहले डॉक्टर ही के पास गया था, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। राफिया चंद लम्हे उसे घूरती रही, फिर बोली, तो कान खोलकर सुनो। तुमने मेरी तौहीन की थी, इसकी सजा भुगत रहे हो। उस दिन जबरदस्ती मुझसे मालूमात हासिल की और आज वो लिफाफा, वो तो इज़हार तशक्कुर के तौर पर। खामोश रहो। प्रोफेसर ने वो सारे नोट चीर पाड़ कर फेंक दिए। वो कुछ न बोला। राफिया कहती रही, तुम्हें जुर्रात कैसे हुई थी? क्या समझे थे तुम? तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। राहदारी से प्रोफेसर की गुर्राई हुई आवाज आई, सुमोनाफ, इसे अंदर लाओ। राफिया चौंक कर मुड़ी थी, लेकिन उसे प्रोफेसर दिखाई न दिया। वो अजीब तरह की आसाबी कशीदगी महसूस कर रही थी। खुद उससे मजीद कुछ न कह सकी और एक बार पैर मुड़कर राहदारी की तरफ देखा, लेकिन फिर प्रोफेसर की आवाज न सुनाई दी। तुमने सुना? वो बिल आखिर उससे मुखातिब हुई। सफेद फाम अजनबी ने कराहते हुए कहा, जरा ठहरो, मैं खुद पर काबू पा लूं, फौरी तौर पर कुर्सी से ना उठ सकूंगा। राफिया को पहले उस पर गुस्सा आया था और अब वो खौफजदा थी। इसके लिए तशवीश में मुब्तला हो गई थी। अब इसका क्या हश्र होगा? प्रोफेसर की खौफनाक आंखें कुछ और ज्यादा खौफनाक और जज्बा इंतकाम की तफसीर बनकर उसके जहन में उभर रही थी। पता नहीं क्यों उसका दिल चाह रहा था कि सफेद फाम अजनबी अंदर न जाए, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही उठा और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। राफिया रास्ता बताने के लिए तेजी से झपटी। वो राहदारी से गुजर रहे थे कि इमारत के किसी दूर अफ्तदा हिस्से से प्रोफेसर की आवाज आई, इसे यहाँ लाओ। राफिया ने अब उस नीम तारीख कमरे की तरफ उसकी रहनुमाई की जहाँ कुछ दिन पहले इमरान को ले गई थी। सुमोनाफ, अब तुम जाओ। प्रोफेसर की आवाज आई और वो उस नीम तारीख कमरे से बाहर आ गई। सख्त उलझन में थी, पता नहीं अब उसका क्या हश्र हो। वो कुछ लोगों से नफरत कर सकती थी, लेकिन वो ये गवारा नहीं कर सकती थी कि उन्हें कोई गुजन पहुंचे। शायद 20 मिनट बाद वो उस कमरे से बाहर आया था। राफिया ने उसके चेहरे पर शगुफ्तगी देखी। तनकर चल रहा था, चाल में लड़खड़ाहट भी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सियाह दाग नजर आ रहा था, बिच्छू की शक्ल का जिसने डंक उठा रखा हो। अंदाज ऐसा नहीं मालूम होता था कि वो इस दाग से बाखबर है। राफिया साकित व सामित खड़ी रही और वो इज़हार तशक्कुर के तौर पर कुछ कहता हुआ उसके करीब से गुजर गया। वो वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद प्रोफेसर भी उसी दरवाजे से बरामद हुआ। उसके होठों पर सफाक सी मुस्कुराहट थी। कुछ देखा तुमने? उसने राफिया से पूछा। राफिया सवालिया अंदाज में उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। वो उस काले बिच्छू से बेखबर है। मैं नहीं समझी। क्या तुमने उसका चेहरा गौर से नहीं देखा था? जी हाँ, मैंने देखा था। शायद आप उसकी पेशानी के दाग के बारे में कह रहे हैं, जो कमरे में दाखिल होने से पहले नहीं था। यही बात है। प्रोफेसर मुस्कुराया। वो भी क्या याद करेगा? मैं नहीं समझी। सजा के तौर पर उसे पेशानी से हटाने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं कि उतनी खाली निकाल दी जाए। मगर क्यों? राफिया मुस्तरबाना अंदाज में बोली। मेरी मर्जी। प्रोफेसर गुर्राया। अपने मुकाबिल आने वालों को मैं ऐसी ही सजा देता हूँ। लेकिन वो तो बहुत खुश नजर आ रहा था। उसकी वो तकलीफ मैंने रफा कर दी थी जिसमें मुब्तला होकर यहाँ आया था। सजा का इल्म उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वो खुद आईना न देखे या कोई उसकी तरफ तवज्जो न दिलाए। लेकिन आपने ऐसा किया ही क्यों? मैं किसी को माफ नहीं करता। आखिर उसने अपने झगड़े निपटाने के लिए तुम्हें क्यों आलाकार बनाना चाहा था? राफिया किसी गहरी सोच में डूब गई। इमरान ने ऑपरेशन रूम में बैठे बैठे 7वीं इत्तला भी वसूल की और आखिरकार बुरा सा मुंह बनाए हुए उठ गया। डेविड अब भी साउंड प्रूफ कमरे में ही बंद था। एक बार फिर उसे इमरान का सामना करना पड़ा। तुम्हारे वो सातों दोस्त उन पतों पर नहीं मिल सके, इमरान उससे कह रहा था। मेरे आदमियों को बहम पहुंचाई हुई इत्तलात के मुताबिक उन्होंने आज ही उन रिहाइश गाहों को छोड़ा है। तब तो फिर डेविड कपकपाती हुई आवाज में बोला, लेकिन जुमला पूरा न कर सका। इमरान गौर से उसके चेहरे का जायजा ले रहा था। तब तो बेहतर है कि मैं तुम्हारी ही कैद में रहूं, डेविड ने थोड़ी देर बाद कहा। क्यों? वो मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। ओहो, लेकिन उस स्कीम का क्या होगा जिसके तहत मैं तुम लोगों को मदद देने वाला था? अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मैं उनकी गलतफहमी किसी तरह भी रफा ना कर सकूंगा। क्या मतलब? मेरे इस तरह गायब हो जाने से
उन्होंने यकीनन किसी किस्म का खतरा महसूस किया होगा, तभी तो अपनी रिहाइश गाहों को छोड़ गए। खैर खैर, लेकिन तुम उनके पेशों से तो वाकिफ ही होगे। हरगिज नहीं, वो भी मेरे पेशे से वाकिफ नहीं थे। क्या तुम्हें ऐसी कोई हिदायत मिली थी जिसके तहत तुम किसी को अपने पेशे से आगाह ना करो, सिर्फ इतनी कि किसी अजनबी को अपने बारे में कुछ ना बताए? दरअसल हम ऑटो एक क्लब के मेंबर थे। ज्यादातर क्लब ही में हमारी मुलाकातें होती थी। क्लब के मुतालिक कुछ बताओ, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। क्लब का नाम फ्रेंड्स एब्रॉड है। सरफराज रोड पर आईना बिल्डिंग में एक स्वीडिश औरत मिस मोरेली फ्राम क्लब की मालिका और मैनेजर है। तब तो मेरा ख्याल है कि वो क्लब भी वहां से गायब हो गया होगा, इमरान ने मायूसाना अंदाज में कहा। खुदा जाने, डेविड झुंझलाकर बोला। मेरा मुस्तकबिल तो तबाह हो चुका। अरे तुम तो वैसे भी मर जाने पर तुले बैठे थे। मैं गलती पर था, डेविड ने गुस्सीले लहजे में कहा। अब मैंने अपना फैसला बदल दिया। वो औरत अहमक थी जो इस तरह मर गई। कल मैं बेहद जज्बाती हो रहा था। शाबाश, अब तुमने काम की बातें शुरू की हैं। अच्छा तो फिर अब तुम यहीं कयाम करो। मैं देखूंगा कि मैं उन लोगों को अपना ताउन हासिल करने पर आमादा कर सकता हूँ या नहीं। सब कुछ जहन्नुम में जाए, क्या तुम मेरे लिए कोई तेज किस्म की शराब मुहैया नहीं कर सकोगे? जरूर जरूर, अभी भिजवाता हूँ, इमरान ने कहा और फिर साउंड प्रूफ कमरे से बाहर आ गया। वो जानता था कि ब्लैक जीरो भी राना पहले से ही में मौजूद होगा। इन दिनों वो वहीं से सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेंबरों की कमांड कर रहा था। कुछ देर पहले वही डेविड के दोस्तों के मुतालिक मालूमात फराहम करके इमरान को ट्रांसमीटर पर मुत्तला करता रहा था। इमरान ने फोन पर राना पैलेस से राब्ता कायम करके ब्लैक जीरो को फिर मुखातिब किया और फ्रेंड्स एब्रॉड की मालिका मिस मोरेली फराहम के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हिदायत दी। और देखो, उसने माउथपीस में कहा, 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। बहुत बेहतर जनाब। दूसरी तरफ से आवाज आई, दैट्स ऑल, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर ठीक 2 घंटे बाद ही फोन की घंटी बजी थी। ब्लैक जीरो रिपोर्ट पेश कर रहा था। मिस मोरेली फराहम स्वीडन की बाशिंदा है। उम्र 25 और 30 के दरमियान, कद 5 फीट 3 इंच, अच्छी सेहत और दिलकश खदोखाल रखती है। बिलाशुबा खूबसूरत कही जा सकती है। हमारे कल्चर का मुताला और मुसव्वरी के मुख्तलिफ अदवार के बारे में मवाद इकट्ठा कर रही है। आजकल मुगल तर्ज की मुसव्वरी की स्टडी कर रही है। अमीना बिल्डिंग ही में बिजनेस भी है और कयाम भी है। बहुत सोशल भी वाकई हुई है। मकामी आर्टिस्ट या आर्ट के तालिब इल्म कल्चर सेंटर के सेक्रेटरी के तवस्सुस से उस तक पहुंच सकते हैं। क्लब के बारे में क्या मालूमात हासिल हुई? इमरान ने पूछा। ये अमूमन गैर मुल्कियों के लिए मखसूस है, लेकिन मकामी लोगों को भी मेंबरशिप दी जा सकती है, बशर्त ये कि वो मिस फराहम के मयार पर पूरे उतरे। शायद इसलिए मकामी मेंबरों की तादाद 3 से आगे नहीं बढ़ सकी। खैर, तुम कल्चर सेंटर के सेक्रेटरी से एक तारुफी खत हासिल करने की कोशिश करो, मिर्जा नसीम बेग के नाम, जो मुसव्विरों के एक कदीम खानदान के रुकन हैं। मैं समझ गया, अच्छी बात है, 1 घंटे के अंदर अंदर ये भी हो जाएगा, ब्लैक जीरो ने कहा। और फिर कल्चर सेंटर के सेक्रेटरी का तारुफनामा वो खुद ही लेकर दानिश मंजिल में दाखिल हुआ था। तुमने ये भी मालूम कर ही लिया होगा कि वो किस वक्त से किस वक्त तक अजनबियों से मिलती है? इमरान ने ब्लैक जीरो से पूछा। कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मकामी आर्टिस्टों से किसी वक्त भी मिल सकती है। बस कल्चर सेंटर के सेक्रेटरी के हवाले से फोन करना पड़ेगा, वो फौरन तलब कर लेगी। क्या आप खुद ही जाएंगे? इमरान को सोचता हुआ बोला, अभी मुझे ही देखना पड़ेगा, लेकिन तुम जोसेफ से राब्ता कायम करके उस आदमी के बारे में छानबीन करो जिसने प्रोफेसर ओटो विलानी की सेक्रेटरी से मेरे मुतालिक मालूमात हासिल करना चाही थी। मोरेली फराहम स्वीडिश थी, खूबसूरत भी थी और सेहतमंद भी। अंग्रेजी रवानी के साथ बोल सकती थी और उर्दू सीखने की कोशिश कर रही थी। स्वीडन से तिजारती नौयत के पासपोर्ट पर यहाँ आई थी और कई साल से यहाँ मुकीम थी। सकाफती सरगर्मियों में भी अक्सर हिस्सा लेती हुई देखी गई थी। इमरान इन्हीं इत्तलात पर गौर करता हुआ सरफराज रोड तय कर रहा था। पिछले चौराहे पर टैक्सी छोड़ दी थी, वहां से पैदल ही चल पड़ा था, लेकिन उसे उन लोगों की कतई फिक्र नहीं थी जो उसकी तलाश में थे, क्योंकि वो खुद इस वक्त मेकअप में था। शायद करीब से देखने वाले भी ना पहचान सकते। कई घंटे इस मेकअप में सर्व किए थे और अब स्कीम के मुताबिक दानिश मंजिल वापस नहीं जाना था। इसी मेकअप में उसने अपने लिए एक मुतवस्सित दर्जे के होटल में कमरा हासिल कराया था। अमीना बिल्डिंग के सामने पहुंचकर वो रुक गया। सदर दरवाजे पर एन साइन बोर्ड के नीचे एक बावर्दी चपड़ासी खड़ा नजर आया। इमरान ने आगे बढ़कर उससे कहा, मुझे वक्त दिया गया है,
मादा मोरेली को मेरी आमद की इत्तला दे दो। क्या आप मिर्जा नसीम बेग साहब हैं? उसने बड़े अदब से पूछा। हाँ, मैं वही हूँ। आइए तशरीफ लाइए जनाब, वो एक तरफ हटता हुआ बोला। इमरान उसके पीछे चलने लगा। वो उसे उस कमरे में ले आया जहां मोरेली फराहम से मुलाकात होने वाली थी। कमरा सलीके से सजाया गया था। दीवारों पर आर्ट के नादिर नमूनों की नकल मौजूद थी। अभी वो बैठने भी नहीं पाया था कि बाएं जाने वाले दरवाजे से वो मुस्कुराती हुई बरामद हुई। बैठिए बैठिए जनाब, मेरी तरफ से दिली शुक्रिया कबूल फरमाइए अपनी तशरीफ आवारी पर, उसने उर्दू में कहा, लेकिन साफ मालूम हो रहा था जैसे वो कुछ देर पहले इस जुमले को अदा करने की मशक करती रही हो। कोई बात नहीं, इमरान ने अंग्रेजी में गुल अफशानी शुरू की। मुझ में कौमी हिज जरा बराबर भी नहीं है, इसलिए मैं उर्दू में आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा। मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक है, लेकिन ऐसे लोग मुझे कम ही मिलते हैं जिनके साथ मैं अपना ये शौक पूरा कर सकूं। मुझे आपने एक बहुत बड़ी दुश्वारी से बचा लिया। वो मुस्कुराई। इस बार ये जुमला उसने भी अंग्रेजी ही में अदा किया था। थोड़े तवक्कुफ के बाद फिर बोली, दरअसल अभी मैं उर्दू सीख रही हूँ, रवानी के साथ नहीं बोल सकती। अगर आप रवानी के साथ बोल सकती होती तो मैं उठकर भाग जाता। आखिर क्यों? बड़ी अजीब बात है। मेरी जिंदगी एक लातनहाई उकताहट है। बाज औकात मुझे नसीम बेग से भी नफरत हो जाती है। ओ, उसने तशवीश जाहिर करने के लिए होंठ सुकोड़े। सुर्ख रंग का वो दायरा दिलकश भी था, तरगीब आफरी भी। यकीनन आप मुझे अपनी हमदर्दी का मुस्तहिक समझ रही होंगी, लेकिन मुझे हमदर्दों से भी नफरत है। बड़ी अजीब बात है। हमारे खानदान में हमेशा से अजीब बातें होती आई हैं। खैर, आप ये खत मुलाहिजा फरमाइए जो कल्चर सेंटर के सेक्रेटरी ने मेरे बारे में आपको तहरीर किया है।